वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के मेहरौली में वाक़ मस्जिद नीलगू का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया मस्जिद को मुनहदम करने के खिलाफ स्टे ऑर्डर। सदियों पुरानी मस्जिद को शहीद करने की साजिश की जा रही थी। लैंड माफिया मस्जिद को शहीद करने की साजिश कर रहे थे। लैंड माफिया के दबाव में पुलिस कार्रवाई करने से बच रही थी। वक्फ बोर्ड की बरवक्त कार्रवाई से मस्जिद शहीद होने से बच गई है। अमानतुल्लाह खान ने 29 नवंबर को मेहरौली थाने का घेराव किया था। बोर्ड अमले के साथ थाने का घेराव किया गया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन है अमानतुल्लाह खान। 29 नवंबर को चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने पूरे बोर्ड अमले के साथ मेहरौली थाने का घेराव किया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, काफी राहत मिली है क्योंकि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है। अब मजीद इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये बहुत ही कदीम मस्जिद है जिसको बिल्डर माफिया ने चारों तरफ से टीन शेड से ढक दिया था। और जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर एहतजाज किया था। आज कल ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट गया और दिल्ली हाईकोर्ट में एएसआई को पार्टी बनाया गया और बिल्डर के खिलाफ भी बिल्डर को पार्टी बनाया गया। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके बाद जो बिल्डर की तरफ से लगातार इस मस्जिद को मुनहदिम करने की कोशिश की जा रही थी उस पर एक तरह से रोक लग गई। तो एक तरह की बड़ी कामयाबी है। और देखा जाए, लगातार इस तरह के मामले मेहरौली इलाके में सामने आते रहे हैं क्योंकि उस इलाके में बहुत सारी मस्जिदें हैं और सबसे पुरानी दिल्ली को अगर कहा जाए तो सबसे पुरानी दिल्ली मेहरौली के इलाके में है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कहना चाहिए मस्जिद क़ुव्वत-ए-इस्लाम बनाई थी तो वहां पर बहुत सारी मस्जिदें हैं और बहुत ज्यादा मुसलमान वहां पर आबाद नहीं है। दूर दराज इलाका है, एएसआई के तहत ज्यादातर मस्जिदें आती हैं। तो वहां पर इस तरह की कोशिशें होती रहती हैं। हालांकि बहुत सारी मस्जिदें वहां पर हैं और वो बदतर हालत में हैं। तो अब इस मामले में उम्मीद की जा रही है कि वक्फ बोर्ड इसको मस्जिद को अपनी तहवील में लेगा और वहां के इमाम को साथ भी बदतमीजी की गई थी, उनके साथ मारपीट की गई थी। तो इस मामले में वक्फ बोर्ड मस्जिद को तहवील में लेकर के अब इसके इनेदाम के बजाय इसको पूरे तौर से दोबारा से आबाद करने की कोशिश करेगा। खुरम, माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि इससे पहले पुलिस जो है वो इन माफियाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में डर रहे थे क्योंकि किसी भी तरह की कार्रवाई जो उनके खिलाफ होते हुए नहीं दिखाई दी थी। देखिए, पुलिस क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकार को जवाबदेह नहीं है बल्कि मरकज के ज़ेरे इंतजाम है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव दिल्ली पुलिस पर नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दिल्ली पुलिस इस मस्जिद के तहत दरअसल एएसआई को कार्रवाई करनी चाहिए थी। हालांकि दिल्ली वक्फ बोर्ड इस मामले में सामने आया है क्योंकि मस्जिद थी वहां पर और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना इमाम रखा हुआ था। इमाम की शिकायत के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड हरकत में आया है और अब इस मामले में उम्मीद की जा रही है कि बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि जिस तरह से उसने पूरी टीन शेड डालकर इस पूरी मस्जिद को मुनहदिम करने की कोशिश की थी, उसमें अदालत के तहत कार्रवाई होगी और पुलिस भी कार्रवाई करने पर मजबूर होगी। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मरकजी काबीना ने शहरी तरमीमी बिल 2019 को हरी झंडी दिखा दी है। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। कांग्रेस ने बिल का मुसविदा देखने के बाद अपना लाहे अमल बनाने की बात कही है। बैठक में बहुत सारे अहम फैसले लिए गए। 6 निर्णय बिल के हैं और इसलिए मैं केवल उसका हेडलाइन बताऊंगा। दूसरे में सिटीजन अमेंडमेंट बिल, इसको भी मंजूरी दी है। उसको भी इंट्रोड्यूस होने के बाद देश भर में चर्चा होगी। सिटीजनशिप बिल जिस फॉर्म से लाया जाएगा उसी के हिसाब से हमारा तर्क तय होगा। हमें पहले देखना चाहिए कि सिटीजनशिप बिल किस रूप से, उनका स्वरूप क्या है इसी वक्त, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट की एमपीज को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के उनकी पार्टी को लोगों के दबाव में आके हमें मीडिया से पता चलता कि कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले वो बिल किस ढंग से लाते हैं, बिल के अंदर संयोजन वियोजन क्या होते हैं, उसको देखकर हम हमारा बात रखेंगे।
शहरियत तरमीमी बिल 2019 को मोदी काबीना की मंजूरी के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत दीगर इलाकाई पार्टियां इस बिल को आईन की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। मरकजी काबीना ने शहरियत तरमीमी बिल 2019 को हरी झंडी दिखा दी है। इस बिल को आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। ये बिल अगर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास होकर कानून बन जाता है तो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जुल्म के शिकार हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध मजहब के लोगों को हिंदुस्तान की शहरियत दी जा सकेगी। शहरियत हासिल करने के लिए इन लोगों को कम से कम 6 साल हिंदुस्तान में गुजारने पड़ेंगे। शहरियत तरमीमी बिल से पहले शहरियत हासिल करने के लिए हिंदुस्तान में रहने की मुद्दत 11 साल की थी। मोदी हुकूमत के मुताबिक ये बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि चुनिंदा तबकात के गैर कानूनी मुहाजिरों को शहरियत दिलाने के सिटीजनशिप एक्ट 1955 में तरमीम की जा सके। इस बिल में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इस पर अपोजिशन, अक़लियती तंजीमें और समाजी हुकूक की तंजीमों ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। इनके मुताबिक ये बिल आइन के खिलाफ है क्योंकि आइन मजहब की बुनियाद पर किसी शहरी से तफरीक नहीं करता। इस बिल की कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और माया महाज जैसी अपोजिशन पार्टियां मुखालफत कर रही हैं। गुज़िश्ता कई महीनों से शुमाल मशरिक में भी इस बिल की जबरदस्त मुखालफत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ओपोजिशन पार्टियां शहरियत तरमीमी बिल की मुखालफत के लिए जैसे तैयार हो गई हैं, मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम को मुस्लिम मुखालिफ करार दिया जा रहा है। हम उसका विरोध किए। सेलेक्ट कमेटी में ही हमारे तरफ से हमारे जो एमपी उस समय थे 2016 में लाया था। 2019 में सेलेक्ट कमेटी में वो मतलब उसकी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई। वहाँ पर हमारा विरोध स्पष्ट रूप से रिकॉर्डेड नोट ऑफ डिसेंट के रूप से हमने दिया कि इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये देश के संविधान ढांचे के खिलाफ है। स्पष्ट है जो हिंदुत्व राष्ट्र जो फासीवादी रुझान है, जो आरएसएस का एजेंडा है, अगर उस एजेंडे को लागू करना है तो इस संविधान को ख़त्म करनी है और उसके जगह पर सिर्फ हिंदुओं का देश है ये, उसको स्थापित करना उनके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए बाकी सबको नागरिकता मिलेगा, मुसलमानों को नहीं। ये हम समझते हैं कि संवैधानिक जो उसूल है, बुनियाद है, उसी के खिलाफ। It is highly unfortunate because it is not only unconstitutional but it plays with the sentiments of people of Assam, indigenous people of Assam. So what can we do? We can only protest and we can keep our thinking and keep our words, and the people of Assam will regret. The people at the end, the people of Assam will suffer because they are making the dumping ground for the people of Assam. The Assam state will suffer at the end, and we have the objection. We have raised the objection in front of our Home Minister Amit Shah also regarding this in a very hard manner. Sabha, the Home Minister said that CAB will be introduced and NRC will be done again all over India, and both are unconstitutional. It is against the law, and also it is violation of Assam Accord, as well as it is violation of the fundamental principle of Article 14 of the Indian Constitution. We will oppose it tooth and nail. सिटीजनशिप बिल ऐसे लोगों को तकलीफ देने के लिए नहीं होना चाहिए। वो उसमें धर्म विरम देख के बिना कुछ बात होगी तो ठीक है। इलीगल कोई रहता होगा तो, लेकिन मुसलमान है इसलिए इलीगल है, क्रिश्चियन है इसलिए इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका मकसद यही है, लोगों को तकलीफ देना। वहाँ यहाँ कोई लोगों के सवाल वो ये हल नहीं करते। लोगों को नौकरियाँ बंद होगी, कारखाने बंद हो गए, किसानों की हालत ख़राब है। ये सारे सवाल से लोगों की नज़र अलग जगह लेके जाने के लिए ये सारे सवाल उठाते हैं और कुछ नहीं। शहरियत तरमीमी बिल पर एहतजाज करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने कहा कि इससे आईन का बुनियादी उसूल कमतर होता है। Is almost certain to
oppose significant portions of it. Speaking for myself, and I'm not a party spokesman, I think the bill is fundamentally unconstitutional because the basic idea of India is violated in this bill. Our nationalist movement divided on the very question, should religion be a determinant of nationhood? Those who believe that religion should determine nationhood, that was the idea of Pakistan, they created Pakistan. We have always argued that our nationalist movement, Mahatma Gandhi, Nehruji, Maulana Azad, Dr. Ambedkar, everyone said religion cannot determine nationhood. Ours is a country for everybody. Everybody, irrespective of religion, has equal rights in this country, and they wrote a constitution reflecting that. Today, this bill undermines that fundamental tenet of the Constitution, and for that reason, I personally am strongly opposed to it, for that reason alone. एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी बिल को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। ओवैसी के मुताबिक ये बिल न सिर्फ गैर आईनी है बल्कि एक जमहूरी मुल्क यकसा हुकूक रुकनियत वाले शहरियों में तफरीक भी करता है। सीएबी का बिल जो लाने का मकसद क्या है कि हिंदुस्तान को एक कंट्री बना दिया जाए। हिंदुस्तान में और इजराइल में और उस वक्त के रोडेशिया में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये जो बिल सरकार ने लाया है तो ये खुद आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन है। आप ये कानून सिटीजन का दो देश में कैसा रहेगा, दो कानून कैसा रहेगा। दूसरा ये कि ये आप रिलीजन के ऊपर कानून बना रहे हैं, अगेन ये आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन है। तीसरी बात ये है कि हम जिसने हमारा संविधान बनाया और सिटीजनशिप का एक्ट बनाया गया उसमें तो कभी ये बात जिक्र ही नहीं था कि मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप दी जाएगी। चौथी बात ये, अगर कोई एथिस्ट होगा क्या करेंगे आप, और अगर कोई कहेगा कि मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है उसका क्या करेंगे आप, मजाक होगा। अगर ऐसा कानून बनता है और ये कानून बनाकर बीजेपी सरकार एक मैसेज देना चाह रही है खास तौर से भारत के मुसलमानों को कि आप अव्वल दर्जे के शहरी नहीं, आप दूसरे दर्जे के शहरी हैं। गुवाहाटी में एआईयूडीएफ के कारकुनों ने शहरियत तरमीमी बिल की मुखालफत में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान एहतजाजियों ने मरकज की मोदी हुकूमत पर एक मखसूस फिरके को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया है। एआईयूडीएफ के कारकुनों ने मुस्तकबिल में भी शहरियत तरमीमी बिल की मुखालफत जारी रखने का इशारा दिया। तो कैब के बारे में हम लोग को ये कहना है कि होम मिनिस्टर ने सब पॉलिटिकल पार्टी नॉन पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया था, वहां में भी हम लोग मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब लेट ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से मुझे भेजा था और मैं वहां में रिप्रेजेंट किया पार्टी को। वहां में क्लियरली हम बोल चुके हैं कि ये एक संविधान विरोधी एक स्टेटस है आप लोग को जो करने जा रहा है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको हाथ दे रहा है, जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला क्लियरली बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कोई हाथ नहीं दे सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर में हाथ दे रहे हैं। अगर इंडियन होम मिनिस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, अगर कैबिनेट होम मिनिस्टर नहीं मानेंगे, लोकसभा अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे, जो राज्यसभा अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, कैबिनेट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, तो कौन मानेगा? ये सबसे बड़ा बात है कि संविधान के ऊपर इतना बड़ा प्रहार जो आसाम अकॉर्ड 1985 10,000 से ज्यादा आदमी मरा था इसमें, वो अकॉर्ड को अभी नलीफाई कर रहा है। वो जो आसाम अकॉर्ड के बेसिक स्ट्रक्चर 1971 को नलीफाई कर रहा है। गोरखपुर से बीजेपी रुकने पार्लियामान रवि किशन का कहना है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत है, 100 करोड़ हिंदू यहाँ रहते हैं, इस तरह ये मुल्क एक हिंदू राष्ट्र है। 100 करोड़ हिंदू आबादी है, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र है। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ। जब इतने सारे मुसलमान देश हैं, जब इतने सारे क्रिश्चियन देश हैं, तो ये 100 करोड़ का अगर हिंदू देश होता है, 100 करोड़ की आबादी मेजॉरिटी जहाँ पर है, तो ये हम लोगों के लिए एक अद्भुत बात है कि हम लोगों का अस्तित्व, हम लोगों की पहचान, हम लोगों की संस्कृति, संस्कार जीवित है। उस जीवित करने के लिए एक माटी है जिसका नाम भारत है। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि 100 करोड़ हिंदुओं का एक स्थान है जिसको विश्व जानता है और विश्व इसको आज सम्मान करने लगा। आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में, तो ये बड़े गर्व की बात है समस्त वो 100 करोड़ 130 करोड़ भारतवासियों के लिए। अगर ऐसा बिल पास होके आज ये भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि सारे अद्भुत बिल, सारे कड़े बिल और सारे कड़े नियम और जो कानून है, जो जिसको लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, वो सब पारित हो रहे हैं। और हर हर महादेव, ये बहुत खुशी की बात है। ऑपोजिशन इसका विरोध कर रही है, ये पगलाए हुए हैं सब, उनको करने दो। कांग्रेस के मुताबिक रवि किशन का ये बयान आरएसएस और बीजेपी की सोच का पर्दाफाश कर रहा है। हम ये कहते हैं कि इस देश का पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सामने रखिए ना, उसके बाद बात कीजिए। रवि किशन जी के कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा।
हालांकि हम जानते हैं कि एक तरफ रास्ता तो उधर ही की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ा जो इनके लिए रुकावट है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है, बाकायदा प्रधानमंत्री ने उस पर कॉन्स्टिट्यूशन की जो बढ़ाई जिस तरह से की है, पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा इतना बड़ा फंक्शन हुआ, तो इसका मतलब यह है कि उनकी पार्टी के लीडर और तमाम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पहले समझते हैं और इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त नहीं देता जिसका जिक्र रविशंकर जी कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि देश में सबसे ज़्यादा, अगर कहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं तो जाहिर है भारत के अंदर हैं। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने रवि किशन के बयान पर सख्त तनकीद की। ओवैसी ने रवि किशन के बयान को आरएसएस बीजेपी का नजरिया करार दिया। तो वो तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने सर को लगाकर कहा था। संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया इट इज़ भारत सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा। तो अब ये अगर बनाना चाहते हैं तो हो सकता बनाना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया एक रिलीजियस कंट्री, थियोक्रेटिक कंट्री बन जाए और इसीलिए ये कैप का बिल लाए हैं। नहीं, वो शायद अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी को दोहरा रहे हैं, मगर जब तक जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, जब तक वो संविधान रहेगा, ये देश अगर बनेगा तो बड़ा अफसोस का दिन होगा। मारूफ आलमदीन ने खालिद रशीद फिरंगी महली ने रवि किशन के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। फिरंगी महली के मुताबिक जो लोग पार्लियामेंट में कानून बनाने का काम करते हैं उन्हें आईन की मुकम्मल जानकारी जरूर है। जिस वक्त मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उस वक्त भी हमारे मुल्क में हमारे हिंदू भाई अक्सरियत में थे, मेजॉरिटी में थे और आज भी हैं। और अभी 26 नवंबर ही को हम लोगों ने एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया है, जिसके प्रीएम्बल में लिखा है कि मुल्क जो है वो एक सेकुलर मुल्क है और साफ़ तौर पे उसमें लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic। तो इसमें जो वी द पीपल है उसमें किसी भी एक कौम या कम्युनिटी का तस्करा नहीं है। इस वजह से जो लॉ मेकर्स हैं, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, हम ये समझते हैं कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा इल्म होना चाहिए और उन लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा ये है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी ऐसा बयान ना दिया जाए जो मुल्क के आइन, मुल्क के संविधान और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान यासूब अब्बास ने रवि किशन के बयान की मुखालफत की है। देखिए, रवि किशन जी का जो बयान आया है, मैं उनके बयान की मजम्मत करता हूँ। हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में है कि यहाँ के ऊपर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, शिया, सुन्नी सब रहते हैं। हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है और हमारे संविधान ने हर रहने वाले हर नागरिक को ये राइट दिया है। जब संविधान भारत का बना तो उसके अंदर उस वक्त भी हिंदू जो थे वो यहाँ के ऊपर बहुमत में थे और बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हजरात थे, मगर उस वक्त भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ और यहाँ तक कि पाकिस्तान बनने के बाद भी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया। लिहाजा इस तरीके का बयान देना, तो इससे बहरहाल माहौल ख़राब होगा मुल्क का और हमारे मुल्क की छवि दूसरे मुल्कों में ख़राब होगी। लिहाजा सरकार को चाहिए कि उनके सांसद इस तरीके के बयान दे दें जिससे सरकार की छवि ख़राब हो। कम से कम ऐसे सांसदों के बयान के ऊपर रोक लगाना चाहिए। हजूमी तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के हवाले से राज्यसभा में किए गए सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकज़ ताज़रात हिंद के दफ़ात और फौजदारी कानून में मतलूबा तब्दीली लाने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को इस सिलसिले में ख़त लिखा है और उनसे तजावीज़ मांगी है। आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव के लिए मैंने स्वयं देश के सभी मुख्यमंत्रियों को और उपराज्यपालों को और जहां राष्ट्रपति शासन था वहां राज्यपालों को चिट्ठी भेजी है कि अपने अपने राज्य में अनुभवी इन्वेस्टिगेशन के अनुभवी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स से चर्चा कर उनके सुझाव को यहां पर भेजे और बीपीआरएनडी के तत्वाधान में एक कमेटी का गठन किया है जो कमेटी सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर आमूलचूर बदलाव के लिए उस पर सोचने का काम कर रही है। ये सुझाव आने के बाद जो सुझाव आएंगे इसके आधार पर हम सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर बदलाव की कार्यवाही करेंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णयों को भी ध्यान में रखा जाए।
दिल्ली बीजेपी के सदर और मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। वजह है यौम बहरिया की मुबारकबाद पेश करती हुई उनकी तस्वीर। दरअसल उन्होंने हिंदुस्तानी बहरिया को मुबारकबाद पेश करते हुए जो तस्वीर ट्वीट की है उसमें हिंदुस्तान के बजाय अमेरिका का झंडा लगा हुआ बहरी जहाज दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में हिंदुस्तानी बहरिया के तमाम फौजियों को यौम बहरिया की मुबारकबाद पेश की है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पोस्ट शेयर की, लोगों ने उनकी गलती को पकड़ लिया और उन्हें खूब ट्रोल किया गया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। और दिमाग के लिए सबसे अच्छा टॉनिक दिमागी। 9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. अब भारत का नंबर 1 दे एक विजिट में गोल्ड लोन सिर्फ 1% ब्याज दर पर। मुल्क भर में दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के इलाके नेकलेस रोड पर इंदिरा गांधी के मुजस्मे के करीब जमात इस्लामी हिंद की खातून कारकुनों ने एहतजाज किया। कसूरवारों को सख्त सजा देने की मांग की। एहतजाजियों ने मीडिया प्लेटफॉर्म से फहश और उरिया मवाद हटाने की हुकूमत से मांग की है। हम सजा का डिमांड करते हैं। हम सारी खवातीन बिला तफरीक मजहब मिलत, और हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि मुजरिमीन को सजा नहीं दी जाती। और हफ्फ़ुज़ जहाँ पे औरत की एक इज्जत, बेटी की इज्जत जहाँ पे जो है ना की जाएगी, वैसा जो ना सुनहरी तेलंगाना इंशाल्लाह केसीआर बनाएंगे और वो उसी वक्त बन सकता है जबकि जो है ना ये मुजरिमों को सज़ा दी जाए। हम शराब को बंद करने का डिमांड करते हैं। हम ये पोस्टर्स जो गंदे पोस्टर से हटाने का डिमांड करते हैं। हम यूट्यूब, टीवी और इंटरनेट से गंदे फिल्मी जो है ना जो उसमें नज़ारे हैं वो सारों को बैन करने का ये हुकूमत हिंद से जो है ना हम यहाँ के वज़ीर आज़म से डिमांड करते हैं कि जो है ना अगर औरत बेटी बचाओ और जो है ना बेटी पढ़ाओ अगर वो चाहते हैं तो अव्वलीन जो है ना उनका ये है कि बेटी पढ़ने से पहले बेटी का तहफ़्फ़ुज़ हो, बेटी की हिफाजत हो। तो फिर ये सारी गंदे चीज़ें ये हमारे फिल्मों से, हमारे सीरियलों से, हमारे पोस्टर से हट जाना चाहिए अगर वाकई वो बेटी बचाना चाहते हैं। वरना बेटी बच नहीं रही है, बेटी जो है ना यहाँ पे बेटियाँ ज़ाया हो रही हैं, बेटियों का इस्तेसाल हो रहा है। जमात इस्लामी आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी ज़रिया तालीम को लाजमी करार देने के हुकूमत के फैसले की मुखालफत कर रही है। जमात इस्लामी के जिम्मेदारों ने GO नंबर 81 और 85 को मनसूख करने की जगन हुकूमत से मांग की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अंग्रेजी मीडियम को लाजमी नहीं करे, हर बच्चे को अपनी मर्जी के मुताबिक मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। जो जीवो नंबर 81 और 85 जो लाई है इसको जमात रद्द करने के लिए कह रही है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर अगर इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए तो जो तेलुगु मीडियम स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वगैरह हैं, इसी के साथ साथ उर्दू मीडियम के जो प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तक का क्या होगा। अगर ये इंग्लिश मीडियम पूरा आ जाएगा तो ना सिर्फ उर्दू बल्कि उसके साथ साथ तेलुगु की जो संस्कृति है, उर्दू की संस्कृति है,
ये ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चा उर्दू मीडियम पढ़ना चाहता है तो हम कैसे बजावर उसको क्या है इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना है लाजिम कर सकते हैं, कंपल्शन कर सकते हैं? ये सही बात नहीं है। उसको पूरी बच्चों के लिए पूरी आज़ादी होनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए पूरी आज़ादी होनी चाहिए। जो बच्चा जिस मीडियम में इल्म हासिल करना चाहता है उसको हासिल करे, लेकिन एक तरफा रद्द करने से ये हमारे लिए, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर के लिए भी नुकसानदा है, तेलुगु तहजीब, तेलुगु कल्चर के लिए नुकसानदा है। इसलिए जमात इस्लामी आंध्र प्रदेश ये हुकूमत तक बात ले जा रही है, उनकी बात बता रही है कि आप जो है इसके ऊपर नजरसानी करें, दोबारा गौर फिक्र करें, कंसल्ट करें, मुख्तलिफ लोगों के, समाज के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स कंसल्ट करें। करने के बाद अगर आप फैसला लें तो हो सकता है कि फैसला बेहतर होगा। यही हमारी क्या है मौजूदा हुकूमत जगन मोहन रेड्डी साहब से गुजारिश करते हैं, जो कि वो माइनॉरिटी के हमदर्द हैं और उन्होंने वादा किया है मुख्तलिफ सतहों के ऊपर माइनॉरिटी को डेवलपमेंट करेंगे। हम उनसे गुजारिश करते हैं, इल्तिमास करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि आप फिल वक्त जो है इस जीवो को फिल फॉर रद्द कर दें। अवाम इंशाल्लाह आपके साथ होगी, तमाम आपके साथ होंगे।